नाज़रीन, फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस की जानिब से नए हमलों की तफसीलात सामने आ रही है। इसके साथ ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड वाइड इसराइल की आइसोलेशन हाईएस्ट सतह के पर पहुंच चुकी है। उनकी एम्बेसीज फेल हो चुकी हैं। मीडिया में जो उनकी सपोर्ट है वो लोएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। कहीं पर ऐसा नहीं है कि उनकी सपोर्ट की जा रही हो, बल्कि अब इसराइली जो हैं वो डिफेंसिव पोजीशन में आ चुके हैं। इससे पहले दहाइयों तक ये देखा जाता रहा है कि जब किसी फ़लस्तीनी या फ़लस्तीन को सपोर्ट करने वाले को बुलाया जाता था तो वो डिफेंस पोजीशन में होता था कि क्यों फ़लस्तीन की सपोर्ट जो है वो जरूरी है। तो अब असल में इजरायली जो है वो डिफेंसिव पोजीशन में आ चुके हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और मीडिया में बहुत लोएस्ट लेवल और पब्लिक ओपिनियन पे बराह रास्त जो है वो जाहिर उसका असर है। अगले जो 72 घंटे नाज़रीन, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। फाइनेंशियल टाइम ने ये रिपोर्ट दी है कि नेतन्याहू की गवर्नमेंट और ट्रंप इंतजामिया वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि गजा में मजीद कैसे एक्सपैंड करना है। और जो रफा का प्लान है कि लाखों फलस्तीनियों को रफा में जो है वो धकेलना है और फिर उनकी जिंदगी वहां पर इतनी अजीरन कर देनी है कि वो वहां से निकलने पर जो है वो मजबूर हो जाए, और फिर वहां पर जो निकलने के लिए एग्री हो जाएगा उसको रोका नहीं जाएगा। इसको वो वॉलंटरी माइग्रेशन जो है वो कहते हैं, यानी मेक द गाजा अनलिवेबल, और उससे उनको धकेला जाएगा रफा की तरफ, और रफा में कंसंट्रेशन कैंप होगा। कंसंट्रेशन कैंप जो है ये वर्ल्ड वॉर 2 में नाजीज के हवाले से ये इस्तिलाह जब सामने आई थी कि यानी बड़ी आबादी को एक छोटे से इलाके में इस तरह से धकेल देना कि वो एक बदतरीन जगह बन जाए जिंदगी के लिए, तो वहां पर यह किया जाएगा। और उसके बाद फलस्तीनियों को जो है वो जो जाना चाहेगा, जाहिर है कि वहां पर उनके लिए ऐसी कंडीशंस की जाएंगी कि उनके लिए वहां पर रहना बहुत मुश्किल हो, और इसको वो कहेंगे कि ये देखें वॉलंट, ये तो खुद छोड़कर जा रहे हैं, हम तो इनको जब वो नहीं करेंगे, अगर ये रहना चाहते हैं तो हमने इनके लिए जगह दी है, लेकिन जो जाना चाहता है हम उनको अलाउ करेंगे। और नेतन्याहू यही प्रोपेगेंडा आगे बढ़ा रहा है कि देखो ये तो फ्रीडम है, ये तो फ्रीडम है कि जो जाना चाहता है वो चला जाए। तो फाइनेंशियल टाइम ये कह रहा है कि वो एक्सपेंशन को जब वो डिस्कस कर रहे हैं, जो अमेरिकी स्पीकर हैं वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अपने इस टेन्योर में वो आज इजराइल पहुंचे हैं, ठीक है। और 13 डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने ट्रंप को खत लिखा है कि बाकी दुनिया फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुकी है, तो अमेरिका को भी फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना चाहिए, वगरना हम दुनिया में इररेलेवेंट जो है वो होते चले जा रहे हैं। इधर ईरान के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो सेंट्रल एशिया का दौरा कर रहे हैं। ईरान के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का दौरा किया, और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो सेंट्रल एशिया का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ट्रेड रूट्स हैं सारी आप देखेंगे ग्रेट गेम इसके ऊपर खड़ी हुई है। और ईरान की इकॉनमी ये बहुत, क्योंकि ईरान चाहता है कि उसकी इकॉनमी डाइवर्सिफाई हो और वो सिर्फ डिपेंड ना करे ऑयल और एनर्जी एक्सपोर्ट्स के ऊपर, तो वो कनेक्ट होना है थ्रू सेंट्रल एशिया। तो वाइस प्रेसिडेंट जब वहां पर दौरा कर रहे हैं, और आईआरजीसी ने कहा है कि उनकी जो मिसाइल और इक्विपमेंट प्रोडक्शन है वो जारी है, और लेबनान का जो क्राइसिस है वो शदीद हो रहा है। लेबनीज गवर्नमेंट ने कहा है कि वेपन्स को कंट्रोल करने का जो फैसला है वो इरिवर्सिबल है, और रेजिस्टेंस ने कहा है कि किसी सूरत हम वेपन नहीं देंगे, तो वो मामला यहां पर अटका हुआ है। और जो जॉर्ज अब्दुल्ला हैं उन्होंने पूरी तरह से रेजिस्टेंस की सपोर्ट का ऐलान किया है, और उन्होंने कहा कि लेबनान के लिए रेजिस्टेंस जरूरी है, अगर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो फिर लेबनान का दिफा करने के लिए कोई मौजूद नहीं होगा। इसी दरमियान चाइना जो है वो इस तरह से आगे बढ़ रहा है कि एक तो देखें जो सारी गेम है वो रेयर अर्थ मिनरल्स की है, जो फ्यूचर वॉर्स हैं वो सारी रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर है, इसलिए अमेरिका मारा मारा फिर रहा है। अगर चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स बंद कर देता है तो अमेरिका के वेस्ट की डिफेंस इंडस्ट्री, बाकी एक एक चीज है वो उनकी ठप हो जाएगी, और उसके 90% जो सप्लाई है वो चाइना के पास है। ये एक अजब, यानी वेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा यहां पर फंसा हुआ है। इससे पहले देखिए ऑयल सप्लाई थी वो कंट्रोल करते रहे हैं, एक एक चीज को ग्लोबल सप्लाई को वो कंट्रोल करते रहे हैं, लेकिन रेयर अर्थ मिनरल्स है वो चाइना के कंट्रोल में है। और रेयर अर्थ मिनरल्स के बगैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एक एक चीज जो आप कहते हैं आपके जहाज, वो रेयर अर्थ मिनरल्स के बगैर जो वो बन नहीं सकते। तो अब जो है वो अमेरिका और वेस्ट इसमें बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं कि भाई चाइना जो है वो उसने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक रेयर अर्थ मिनरल्स की जो सप्लाईज हैं इसको रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया, जिससे वेस्ट की डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा खतरे में पड़ गई है। और चाइना जो है वो ह्यूमनाइड रोबोट्स के ऊपर जो वो काम कर रहा है, और वेस्ट से कहीं आगे, जब वेस्ट जंगों में मसरूफ है तो चाइना क्या कर रहा है, चाइना जो है वो ह्यूमनाइड रोबोट्स बना रहा है। ह्यूमनाइड रोबोट्स क्या होंगे, ये हॉस्पिटल्स में काम करेंगे, ये एजुकेशन सेक्टर में काम करेंगे, ये बाजारों में इस तरह से फिरेंगे कि ऐसा लगेगा कि ये इंसान फिर रहे हैं, मतलब उनको बनाया भी उसी तरह ह्यूमंस की तरह जब जा रहा है, और वो बाजारों में ऐसे चलेंगे, ऐसे फिरेंगे, ऐसे काम करेंगे कि लगेगा कि ये इंसान फिर रहे हैं, लेकिन वो असल में रोबोट्स होंगे। इस सतह के ऊपर यानी चाइना खामोशी के साथ काम करते करते वो यहां तक पहुंच चुका है, उनकी फैक्ट्री जो है वो मैसिव प्रोडक्शन कर रही है ह्यूमनाइड रोबोट्स की। और अमेरिका कहां पर है, तो अमेरिका जो वो कह रहा है कि नहीं गजा में हम एक्सपैंड करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट रखता हूं। ये अमेरिका के फेमस एक्सपर्ट हैं रिचर्ड डी वॉल्फ,
यूएस प्रोफेसर फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स, और ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, बहुत फेमस है इस वक्त, और अल जजीरा को इन्होंने इंटरव्यू दिया है। इसकी सिर्फ एक हेडलाइन, बड़ी लंबी चौड़ी बड़ी जबरदस्त बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा द अमेरिकन एम्पायर इज ओवर, ऑलरेडी द बिगेस्ट इकोनॉमिक पावर ऑफ द प्लैनेट इज नॉट यूएस एंड इट्स एलाइज। यानी G7 की बात हो रही है, अमेरिका और उसके एलाइज, यही तो G7 ब्लॉक है, और ये कई दहाइयों तक दुनिया का रिचेस्ट ब्लॉक रहा है। लेकिन अब ये दुनिया का वेल्थिएस्ट ब्लॉक नहीं है, बल्कि अब दुनिया का वेल्थिएस्ट ब्लॉक कौन सा है? चाइना और उसके मेजर एलाइज, जिसको आप ब्रिक्स कह सकते हैं। बट द चाइना एंड ब्रिक्स, यानी वो अब अमीर तरीन नहीं है, बल्कि चाइना और उसके इत्तेहादी। बट नो यूएस पॉलिटिशियन डेयर्स टू टेल द पीपल इट्स ओवर। लेकिन कोई भी अमेरिकी पॉलिटिशियन जाहिर है कि ये नहीं कहेगा कि इट्स ओवर। तो वो ये कह रहे हैं कि अमेरिकन एम्पायर इज ओवर। ठीक है, ऑन द पाथ ऑफ डिक्लाइन तो है। तो बात करने का मकसद यह है कि इजराइल ने अपने सारे अंडे अमेरिका की टोकरी में डाले हुए हैं। ठीक है ना, हमने सारे अंडे अमेरिका की टोकरी में डाले हुए हैं, और अमेरिकन एम्पायर वो इस वक्त पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। लेकिन खुद अमेरिकन एम्पायर किस पोजीशन में फंसता चला जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है हु इज द वन दैट बॉम्ब्स देयर नेबरिंग कंट्रीज एवरी डे? ईरान वो कौन सा मुल्क है जो रोजाना अपने हमसाया मुल्कों पर बमबारी करता है? नो, द ज़ायनिस्ट स्टेट लेड बाय नेतन्याहू। देखे ना कि इजराइल रोजाना अपने हमसाया मुल्कों के ऊपर बॉम्बिंग करता है, फिर भी इजराइल के पास सेल्फ डिफेंस का राइट हासिल है। ये पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन है। इजराइल की बका सिर्फ इस बात में थी कि रीजन उसको कबूल करता और रीजन के साथ वो को एग्जिस्टेंस में चला जाता, रीजन के साथ मर्ज हो जाता। उसने अपने आप को इस रास्ते के ऊपर नहीं डाला और उसने तबाही का रास्ता चुना है, और जिसके कंधे के ऊपर चलकर वो ये सारा कुछ कर रहा है, उसकी हालत भी आपके सामने है। एक फेमस अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं एबी मार्टन, और इनकी जरा हेडलाइंस देखिए। इन्होंने कहा है ज़ायनिस्ट स्टेट विल नॉट सर्वाइव, दे ओनली नो किलिंग पीपल एंड द वर्ल्ड हैज विकन अप व्हाट द इजराइलिस। कि इजराइल को बस एक ही काम आता है, कैसे लोगों को मारना है, और दुनिया जाग चुकी है, वेस्ट की जो लोग हैं वो जाग चुके हैं कि इजराइल असल में क्या है। इजराइल एक ऐसी स्टेट है जो जेनोसाइड कर रही है, जो ऑक्यूपेशन स्टेट है। देखें, वेस्ट के लोग तो इजराइल की ऑक्यूपेशन को इजराइल को एक ऑक्यूपेशन नहीं मानते हैं। अब जब इंटरनेट आया है, अब जब सोशल मीडिया आया है, तो उनको असल हकायक जब वो पता चले। इससे पहले तो देखें, इजराइल वहां पर एज अ विक्टिम देखा जाता था और फलस्तीनियों को एज अ अग्रेसर देखा जाता था। और जो हिस्ट्री वो पढ़ाते हैं वो यही कहते हैं ना कि भाई ये लैंड तो हमारी थी और ये हमारी है, तो इसमें फलस्तीनी जो दहशतगर्द हैं। ठीक है ना, तो ये परसेप्शन जब वेस्ट के अंदर बदली है, तो वो कह रही है कि ज़ायनिस्ट स्टेट जो है सर्वाइव करने वाली नहीं है, और वेस्ट के अवाम को पता चल चुका है कि असल में इजराइल की असलियत क्या है। और फलस्तीनी रेजिस्टेंस के हमलों में 4 इजरायली निशाना बने हैं, जिसको इजरायली आर्मी जो है वो कंफर्म कर रही है। नंबर इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 4 जो है वो कंफर्म कर रहे हैं। अच्छा, इसी दरमियान आप जरा देखिए वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है। आज इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री से कुछ रिपोर्ट जारी हुई हैं। वर्ल्ड वाइड जो इजराइल की एम्बेसीज हैं यूरोप में आगे पीछे, तो वो फारिग हो चुकी हैं। जरा हेडलाइंस देखिए, ये है असल इजराइल का जो है अंजाम, जेनोसाइड करने का ये अंजाम है। इसलिए जेनोसाइड को ये कहा जा रहा है कि इजराइल अपनी ही कब्र खोद रहा है। ये इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है और इजरायली मीडिया जारी कर रहा है। देयर इज अ फीलिंग दैट आवर एम्बेसीज अराउंड द वर्ल्ड हैव सरेंडर्ड। हमारी एम्बेसीज पूरी दुनिया में जहां हैं, वो ऐसा लग रहा है वो सरेंडर कर चुकी हैं। सरेंडर टू व्हाट? सरेंडर टू लॉबिंग। यानी इजरायली जो एम्बेसीज हैं वो एक हर मुल्क में बड़ा सेंटर है उनकी लॉबिंग का। तो वहां पर वो इवेंट्स करवा रहे होते हैं, गवर्नमेंट्स के साथ इंगेज कर रहे होते हैं, डिप्लोमेट्स आगे पीछे घूम रहे होते हैं। तो अब उनको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, उनको उनके नुमाइंदों को किसी इवेंट में बुलाने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो तो छुपे छुपे फिरते हैं, और वेस्टर्न जो लीडर्स हैं वो किसी इजरायली के साथ फोटो बनवाने के लिए तैयार नहीं है। तो वो इजरायली एम्बेसी जो है वो सरेंडर कर चुकी है। ठीक है, वहां से डिप्लोमेट्स जब लिख रहे हैं कि हम इस सूरत हाल का सामना नहीं कर सकते। इजरायली एम्बेसडर जो वहां के वेस्टर्न मीडिया के ऊपर जाकर बैठते हैं, उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बल्कि वो हर इंटरव्यू के बाद ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं कि ये तो जेनोसाइड को भी इस हद तक सपोर्ट करते हैं, बच्चों को मारना भी इस हद तक सपोर्ट करते हैं। तो आप देखें ना कि इजरायली एम्बेसीज सरेंडर कर चुके हैं। ये इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है। तो एक होता है ना कि ऊपर एक कवर मौजूद है कि अच्छा इजराइल ताकतवर है, अच्छा अमेरिकी एम्पायर खड़ा हुआ है, लेकिन नीचे आप देखें कि चीजें कितनी तेजी के साथ जब वो बदल रही हैं। एक आखिरी कवर ऊपर मौजूद है, अगर वो हटेगा तो पता चल जाएगा कि नीचे सब कुछ ही बदल चुका है। देयर इज अ फीलिंग दैट आवर एम्बेसीज अराउंड द वर्ल्ड आर इन वेरी बैड पोजीशन एंड वी आर विटनेसिंग। बड़ी बुरी हालत के अंदर हम चले गए हैं वर्ल्ड वाइड, और हम ये विटनेस कर रहे हैं। देयर इज नो इजरायली मीडिया वॉइस एंड एवरीवन इज अगेंस्ट अस। इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री, कोई मीडिया में हमारी सपोर्ट कहीं नजर ही नहीं आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि सारे हमारे खिलाफ हो गए। अब वो किसकी बात कर रहे हैं भाई? वेस्ट की बात कर रहे हैं ना। मशरिक से तो ऑलरेडी उसकी कोई सपोर्ट थी नहीं, तो वो मगरिब की बात कर रहे हैं कि कोई इजराइल की मीडिया वॉइस नहीं है और सब जब जैसा लगता है हमारे खिलाफ हो गए। आवर सिचुएशन इन द ग्लोबल मीडिया एरेना हैज नेवर बीन दिस बैड बिफोर।
इस कदर बुरी हालत हमारी ग्लोबल मीडिया में कभी हुई नहीं है। चाहे यूरोपियन मीडिया उठाकर देखें, इवन अब तो बीबीसी रिपोर्ट छापना शुरू हो गया कि ये बच्चों को स्नाइप कर रहे हैं। देखिए, स्नाइपर की गोली से बच्चों का मरना, इससे ज्यादा ब्रुटैलिटी क्या होगी कि आप डेलिबरेटली बच्चों को और हेड और चेस्ट में उनको गोलियां मार रहे हैं। 4 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, इससे ज्यादा ब्रुटैलिटी तो कोई हो नहीं सकती। तो बीबीसी ने वो रिपोर्ट छाप दी है, CNN इवन रिपोर्ट्स, और जाहिर है कि उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो इस चीज को नहीं दिखाते तो बाकी सारा मीडिया तो दिखा रहा है, इंटरनेट तो दिखा रहा है, सोशल मीडिया तो दिखा रहा है, तो फिर इन मीडिया की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। जैसे पियर्स मॉर्गन है, अब वो क्या मतलब इसराइल को डिफेंड करेगा? असल में किसी के पास स्पेस नहीं बची है इसराइल को डिफेंड करने की। अच्छा, और जो फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर है वो ये कह रहा है इजराइल हैज बिकम अ प्रायर स्टेट। प्रायर स्टेट जो है वो होती है कि जिसको पूरी दुनिया धुतकार देके, शायद ही दुनिया में कोई ऐसी स्टेट एग्जिस्ट करती हो, लेकिन इजराइल प्रायर स्टेट जब बन चुका है, जो पूरी दुनिया पर कंट्रोल करता है, आज वो पूरी दुनिया से प्रायर स्टेट जब वो बन चुका है। और यही बात जर्मन फॉरेन मिनिस्टर करके गए थे कि इजराइल दुनिया में आइसोलेट हो रहा है। पॉलिटिको, एज इजराइल लूजेस एलाइज, नेतन्याहू ओनली हैज हिमसेल्फ टू ब्लेम। इजरायली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इजराइल अपने इत्तेहादियों को खो रहा है और इसका जिम्मेदार सिर्फ नेतन्याहू है। अच्छा, इसी दरमियान 13 डेमोक्रेटिक जो सेनेटर्स हैं उन्होंने ट्रंप को खत लिखा है फलस्तीनी रियासत को तस्लीम किया जाए। जैसे बर्तानिया में आप देख रहे थे ना, 20 MP सामने आ रहे हैं, फिर 50 हो गए, फिर 100 हो गए, फिर 150, फिर 200, फिर उससे भी तादाद आगे चली गई। तो ये इससे मिलता जुलता फिनोमेना अमेरिका में देखा जा रहा है। 13 सेनेटर्स ने पहला खत जो है ट्रंप को लिखा है। 13 डेमोक्रेटिक मेंबर्स ऑफ द US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अर्ज ट्रंप इन अ लेटर टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेट। This tragic moment reflects the need to recognize the Palestine right to self determination। और उन्होंने कहा कि बाकी जो दुनिया है वो फलस्तीन को रिकॉग्नाइज कर चुकी है और हम तेजी के साथ इररेलेवेंट होते चले जा रहे हैं, इसलिए हमें तस्लीम करना होगा। अभी तक इन तमाम तब्दीलियों से ट्रंप की जो पोजीशन है वो फ्रस्ट्रेटेड तो है, लेकिन उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। लेकिन हाउ लॉन्ग, देखिए, जब ग्रास रूट लेवल पर तब्दीली आ जाए, जब पॉपुलेशन बदल जाए, तो एक इंतजामिया कब तक पब्लिक डिमांड्स के खिलाफ पॉलिसी बना सकती है? कब तक? कितने 2-4 साल? और जितनी तेजी के साथ मामला हो रहे हैं, ये चंद महीनों की बात है। तो कोई भी दुनिया की गवर्नमेंट, कोई अमेरिकी इंतजामिया पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ एट अ लॉन्ग टाइम जब वो नहीं जा सकती है, ठीक है? इसलिए टाइम बड़ा शॉर्ट है। और यहां पर जो नेतन्याहू की स्ट्रेटजी है उसमें तो उसने लेबनान भी लेना है, सीरिया भी लेना है, जॉर्डन भी, सिनाई भी, जो इजिप्ट का इलाका है। तो वैसे भी मतलब गजा पर कब्जा जंग का खात्मा नहीं होगा, एक नई जंग का आगाज होगा। अच्छा, इसी दरमियान जनाब अली रिपोर्ट यह सामने आई है कि नेतन्याहू और ट्रंप इंतजामिया नई जंग की तैयारी कर रहे हैं। और माइक जॉनसन जो है वो इजराइल पहुंचे हैं, जो अमेरिकी स्पीकर हैं। अच्छा, उन्होंने स्पीच करना थी, एड्रेस करना था इजरायली पार्लियामेंट को, लेकिन अब वो नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह जाहिर है कि उन पर तनकीद बढ़ेगी, तो वो चुपके से इजराइल का दौरा करने पहुंच गए हैं। इस वक्त ये सारे अमेरिकन ऑफिशियल्स आ रहे हैं, दरअसल जो इजराइल के ऊपर प्रेशर बिल्ड हुआ है स्टारवेशन के हवाले से, उसको डिफ्यूज करने के लिए आ रहे हैं। ये देखिए, हम तो वहां पर गए, हमने कुछ भी वहां पर नहीं देखा है। फाइनेंशियल टाइम, Netanyahu's government is discussing with the Trump administration a proposal to expand attack to additional areas in Gaza। अब भाई कौन सा ऐसा एरिया रह गया जिस पर अटैक नहीं हुआ? लेकिन असल में ये बात की जा रही है वो रफा प्लान को एग्जीक्यूट करने की। वो कौन सा एरिया जिस पर अभी अटैक नहीं हुआ? और क्या भाई एक्सपेंशन क्या करनी है, क्या एक्सपैंड करना है? यानी चलो यूक्रेन की जंग जारी है, अच्छा जी यूक्रेन के इस पार्ट पर हमले हो रहे हैं, अब वो दूसरे पार्ट पर हमले करेंगे, उसको एक्सपेंशन कहते हैं। गजा में क्या एक्सपेंशन होनी है? द गवर्नमेंट वांट्स लेजिटिमेसी फॉर अ मिलिट्री ऑपरेशन इन अल मवासी एंड द गाजा सिटी। अब ये अल मवासी और गजा सिटी क्या है? 3 प्राइमरी लोकेशंस हैं जहां पर रेफ्यूजीज बैठे हुए हैं, जहां पर टेंट्स लगे हुए हैं, अल मवासी में, गजा सिटी में और एक और एरिया है। तो ये यहां से ऑपरेशन करके उनको धकेलना चाह रहे हैं टुवर्ड्स रफा। और इजरायली मिनिस्टर कह रहा है द गोल इज टू डिफीट हमास इवन इफ इट टेक्स अनदर 2 years। अगर 2 साल भी मजीद लग गए तो हमास को हराए बगैर हम वहां से नहीं निकलेंगे। हमास को हराने का मतलब यह है कि गजा पर कब्जा, क्योंकि हमास के होते हुए गजा पर कब्जा मुमकिन नहीं है। तो हमास हारेगी तो फिर इनके मकासद जो है वो पूरे होंगे। देखिए, बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं कि अच्छा सीज फायर हो जाएगा, मामला संभल जाएंगे, गजा की रिकंसिलिएशन शुरू हो जाएगी, ठीक है, ये सारी चीजें कही जा सकती हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जहां पर मामला चले गए हैं यहां से रिवर्सल नहीं होगा। यानी अगर आज सीज फायर हो भी जाता है फिर भी वो तो इजराइल हार गया ना, उसके नतीजे में इजराइल कोलैप्स होगा। इसलिए इजराइल नहीं रुकेगा और वो अपनी जंग जारी रखेगा और मिलिटरीली अपने जो मंसूबे हैं उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। लेकिन यही डायलेमा है, जो मिलिटरीली वो आगे बढ़ता चला जाएगा तो अंदर से वो अपने आप को खोखला करता चला जा रहा है और इस एंडलेस वॉर के नतीजे में वो अल्टीमेटली कोलैप्स ही होगा। तो ये सेटलर कॉलोनीज का अल्टीमेट अंजाम यही होता है, वो इसी तरह के डायलेमास में जो है वो फंस जाती है। तो इजराइल का अंजाम भी यही होने जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई रिवर्सल का ऑप्शन मौजूद है ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर अभी ट्रंप चाहे भी तो शायद नेतन्याहू ये जंग ना रोके और फिर उसके लिए ट्रंप को जो वो असलहा सप्लाई इजराइल की रोकना पड़ेगी।
ये मतलब इस तरह से जाकर जंग रुकाना पड़ेगा अगर ट्रंप चाहे भी सही तो। सो मुझे लगता है कि जहां पर हम चले गए वहां से रिवर्सल नहीं है और बल्कि ये आर पार की लड़ाई है। अच्छा, अब ये एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि वो मामला कोलैप्स की तरफ जाएगा। इसका सबूत हम देते हैं फॉर्मर इजरायली डिफेंस मिनिस्टर एंड चीफ ऑफ स्टाफ, फॉर्मर इजरायली चीफ, आर्मी चीफ, दो की स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने रखता हूं, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ। इन आवर गवर्नमेंट देयर आर delusional members dragging it towards unrealistic direction। मामलात को जो है वो अनरियलिस्टिक डायरेक्शन में धकेला जा रहा है। यानी अनरियलिस्टिक डायरेक्शन क्या है? ये कि हम गजा पर कब्जा करेंगे, वेस्ट बैंक पर कब्जा करेंगे, ये अनरियलिस्टिक डायरेक्शन है। द टाइम हैज कम फॉर दिस वॉर टू स्टॉप। वक्त आ गया कि इसको अब रोक दिया जाए। और गैडियन कार्ड्स ऑपरेशन इन गाजा अचीव्ड नथिंग, ये जो मार्च में इन्होंने एग्रेशन शुरू किया, तो इजरायली फॉर्मर आर्मी चीफ, और ये बयान है फॉर्मर हेड ऑफ द इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस, कुछ भी हमने इससे हासिल नहीं किया जो मार्च से इन्होंने दोबारा आगाज किया। वी आर हाइडिंग बिहाइंड द लाइज वी क्रिएटेड आल्सो, हम उन झूठों के पीछे छुप रहे हैं जो हमने खुद क्रिएट किए हैं। एंड दिस लाइज बीइंग सोल्ड टू द पब्लिक, और वो झूठ हम पब्लिक को बताते चले जा रहे हैं कि हम बड़े वहां पर मार रहे हैं, बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। तो ये झूठ है जो हमने खुद क्रिएट किया और उसके पीछे हम छुप रहे हैं। फॉर्मर मुसाद चीफ, ये उसका बयान है। और फॉर्मर शिनबेक चीफ का बयान देखिए, वी पेड अ प्राइस इन द गाजा वॉर विद मोर इंजरीज एंड डेथ्स देन नेसेसरी, यानी हमने बहुत ज्यादा वहां पर डेथ्स और इंजरीज हमारी हुई हैं और इतना नेसेसरी नहीं था कि हम इसको इतना एक्सपैंड करते। एंड आवर अचीवमेंट्स आर एक्सट्रीमली लिमिटेड, और अगर हमारी कोई अचीवमेंट्स है तो बहुत थोड़ी सी हैं, लेकिन हमने ज्यादा डेथ्स और इंजरीज हमारी हुई हैं। और इजरायली मीडिया के मुताबिक जो कैप्टिव्स फैमिलीज हैं वो एक और काम करने जा रहे हैं, वो बजरिया समंदर गजा के जो साहिल हैं वहां पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हॉस्टेज फैमिलीज प्लान टू ऑर्गेनाइज अ सी वॉयज टू द शोर्स ऑफ द गाजा स्ट्रिप टू क्लोज टू देयर चिल्ड्रन। चूंकि वो वीडियो वहां से जारी हुई है कि जो कैप्टिव्स हैं वो भी ज़ाहिर है कि स्टारवेशन फेस कर रहे हैं, खाना उनके लिए भी नहीं है, तो उसकी वजह से काफी इजराइल में सूरत हाल खराब है। तो कैप्टिव फैमिलीज हैं वो कह रही हैं हम समंदर के जरिए गजा के साहिलों पर जा रहे हैं, और वो जो एयर जहाज आ रहे थे वो भी तो गजा के साहिलों ही की तरफ आ रहे थे। तो ये एक नया सिलसिला वहां पर शुरू हो गया। तो इधर नेतन्याहू रुकने वाला नहीं है, और अब फाइनेंशियल टाइम के मुताबिक वो नई प्लानिंग्स कर रहे हैं, और ट्रंप जो है वो इस वक्त पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। और जहां पर भी पब्लिक ओपिनियन अमेरिका में है, फिर भी ट्रंप इंतजामिया जो है वो चाहे तो इसको कई महीने और ड्रैग कर सकती है। लेकिन फाइनल गेम क्या है, एंड गेम क्या है? इसको मजीद ड्रैग करके कोई ऐसा होने वाला है कि यहां पर मुकम्मल कोई सेटलमेंट हो जाएगी, अच्छा ग्रेटर इजराइल बन जाएगा और मामला तय हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ज़ाहिर है कि उनके पास ताकत है, उनके पास बहुत सारे और भी खुफिया प्लान्स होंगे, लेकिन हम तो तमाम इजराइल के अंदर से भी, बाहर से भी, वेस्ट से भी, अमेरिका से भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय आपके सामने रख रहे हैं। और इस वीडियो के शुरू में भी हमने बहुत सारी जो एनालिसिस आपके सामने रखे कि दिस इज द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन। और जब हम ये कहते हैं कि दिस इज द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन, और फिर भी ये जंग क्यों जारी है और वो क्यों जारी रहेगी? क्योंकि जब एक जंग आइडियोलॉजी के ऊपर चल रही होती है तो वो फिर रियलिटीज नहीं देखती, ठीक है ना? वो फिर बस वो उसको चलाते जाते हैं। उनका मकसद ही, ज़ायनिस्ट का मकसद ही है कि हमने यहां पर ये ग्रेटर इजराइल बनाना है और टेंपल बनाना है, तो उनके लिए मैटर नहीं करता कि रियलिटीज क्या है, ठीक है? तो इसलिए वो इस फेक आइडियोलॉजी के तहत जो है वो जारी रखेंगे, और यही आइडियोलॉजी उनके इख्तिताम का सबब बनेगी। अब ज़ायनिज्म से पूरी दुनिया खतरा महसूस कर रही है, वगरना वेस्टर्न लीडर्स कहते थे वी आर प्राउड ज़ायनिस्ट, अब कोई नहीं कहता। इसी दरमियान ईरान के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो तुर्कमानिस्तान का दौरा कर रहे हैं, और तुर्कमानिस्तान इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो चाइना से जो रेल मंसूबा आ रहा है वो तुर्कमानिस्तान ही से गुजरेगा। इधर पाकिस्तान के साथ जो दौरा हुआ, बहुत सारे उसमें एग्रीमेंट्स हुए जिसमें सी पैक को उसके साथ कनेक्ट किया जाएगा। इसको आप सी पैक की एक्सपेंशन भी कह सकते हैं, वो भी तो चाइना के मंसूबे हैं जो ईरान से गुजरेंगे, और इधर पाकिस्तान से भी चाइनीज मंसूबे और ईरान से भी चाइनीज मंसूबे, तो वो सारा लिंक हो गया है। तो ईरान के वाइस प्रेसिडेंट दौरा कर रहे हैं तुर्कमानिस्तान का। IRGC हार्डवेयर प्रिपरेशन प्रोसेस कैन नॉट बी स्टॉप्ड, ये जनरल कह रहे हैं। प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो जारी रहेगा। आखिर में वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट देखिए, चाइनाज रेयर अर्थ रिस्ट्रिक्शंस अफेक्ट्स वेस्टर्न डिफेंस फर्म्स। चाइना इज वर्किंग टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स टू द वेस्टर्न डिफेंस इंडस्ट्री कंपनी। ये देखें, वहां पर भी मामला जो है ना बड़ा क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंच रहा है। यानी चाइना को यह अंदाजा हो रहा है कि अमेरिका उसके खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। FBI ने अपना ऑफिस न्यूजीलैंड में खोला है, वो मिलिटराइजेशन करते चले जा रहे हैं, और इत्तेहादियों से पूछ रहे हैं अगर ताइवान की जंग हुई तो हमला करेंगे चाइना पर या नहीं। तो वो लड़ाई वहां पर बढ़ती चली जा रही है। तो चाइना किस चीज पर काम कर रहा है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिसके बगैर वेस्टर्न डिफेंस इंडस्ट्री खड़ी नहीं हो सकती। आप अंदाजा करें, ये वेस्टर्न जब से 200-300 साल से इनका ये इक्तदार शुरू हुआ है, तो कभी भी वेस्ट इतना मोहताज नहीं हुआ। उनको जहां से ऑयल चाहिए था उन्होंने वहां पर कब्जे कर लिए, उनको जहां से जो लैंड चाहिए थी वहां से निकाल ली, उन्होंने पूरे अफ्रीका को कॉलोनाइज कर लिया। अब देखें, इजराइल की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट क्या है? डायमंड, और इजराइल में एक भी डायमंड की कान नहीं है। फ्रांस में सोना भरा हुआ है, कहां से आया? अफ्रीका से। तो उन्होंने कॉलोनाइज कर लिया, उन्होंने ऑयल निकाल लिया, जंगे सप्लायर्स को हमेशा कंट्रोल किया।
वेस्ट कभी भी इतना मोहताज नहीं हुआ कि उनकी सारी इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस इंडस्ट्री, फाइटर जेट्स, एक एक चीज, आपके आईफोन्स, यू नेम इट, और उसमें ये इस्तेमाल होते हैं। वो किसके पास है? वो चाइना के पास है। तो चाइना के पास किल स्विच जो है ना, किल स्विच जो है वो चाइना के पास। और ये 200-300 साल जो वेस्टर्न इक़्तिदार है उसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि किल स्विच जो है वो किसी और के हाथ में आ गया। और वो चाइना का क्या करेंगे? चाइना ने अपने आप को इतना ताकतवर बना लिया है कि वो इराक नहीं है कि वो वहां पर जाएंगे और ऑयल ले लेंगे। वो कोई और, वो चाइना जो है वो रेजिस्ट कर सकता है और तेजी के साथ न्यूक्लियर जो है वो उसको भी बढ़ाता चला जा रहा है। तो ये काफी कोशिश कर रहे हैं चाइना की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने की, चाइना के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को रोकने की, लेकिन ये इसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं क्योंकि चाइना जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजीज, इनोवेशन, इसके ऊपर काम कर रहा है, अपने आप को पोजीशन कर रहा है एज अ मीडिएटर और जंगों को खत्म करवाने वाला। और अमेरिका क्या है, जिस जिस रीजन में मौजूद है वहां पर सिर्फ जंगें छिड़ रही है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो मिडिल ईस्ट है। तो ये मिडिल ईस्ट का मामला और ये वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई और चाइना का राइज, ये सारा एक दूसरे के साथ लिंक है और ये सारा एक साथ जीतेगा और एक साथ हारेगा। तो ये ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया हमने, राज लगा कर नहीं जा दीजिए। अल्लाह।